बरसात की रात थी। आसमान से झरझर पानी बरस रहा था। अंधेरे ने पूरे शहर को अपने शिकंजे में कस लिया था। सुनसान सड़क पर बस हवा की सरसराहट और बारिश की बूंदों की आवाज़ गूंज रही थी। इसी खामोशी को चीरती हुई एक कार तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी। कार में 2 आदमी सवार थे। एक कार चला रहा था, दूसरा पिछली सीट पर बैठा हुआ था। दोनों के चेहरे गंभीर थे, जैसे किसी रहस्य का बोझ उनके दिल पर था। अचानक सामने से एक ट्रक तेजी से आया और जोरदार धमाके के साथ कार से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार सड़क किनारे पलट गई। शीशे चटक गए, लोहे की प्लेटें मुड़ गई और चारों ओर बस बारिश और चीखों की आवाज़ गूंज उठी। कार में बैठे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक जैसे तैसे बाहर निकला। उसके हाथ पांव पर चोटें थीं, कपड़े फट चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जज्बा था। उसने हाँफते हुए कमर से पिस्टल निकाली और बिना किसी झिझक के ट्रक ड्राइवर पर निशाना साधा। एक तेज़ आवाज़ गूंजी, धाएं। ट्रक ड्राइवर सड़क पर गिर पड़ा। खून बारिश की बूंदों में घुलने लगा। युवक लड़खड़ाते हुए वापस कार की ओर दौड़ा। अंदर उसका अंकल लहूलुहान पड़ा था। अंकल की सांसें भारी थीं और चेहरा दर्द से तड़प रहा था। अंकल, अंकल आप ठीक तो है ना? युवक ने कांपती आवाज़ में कहा। अंकल ने मुश्किल से आंखें खोली। आर्या, मेरी चिंता मत कर बेटा, तू अभी यहाँ से चला जा, वो लोग आते ही होंगे। अगर तुझे कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। आर्यमन की आंखें लाल हो गईं। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अंकल, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंकल ने खून से भीगा हाथ उसके चेहरे पर रखा और टूटी सांसों में कहा, आर्या, तुझे जिंदा रहना होगा। याद रखना, एक दिन तुझे उन सब से बदला लेना है। ये तेरी जिम्मेदारी है और तू ये वादा मुझसे अभी करेगा। बारिश की बूंदें और तेज़ हो गई, बिजली चमकी और उसी रोशनी में आर्यमन का चेहरा दिखाई दिया। गुस्से, दर्द और आंसुओं का तूफान उसकी आंखों में उमड़ रहा था। वो अंकल का हाथ पकड़कर बोला, अंकल, मैं कसम खाता हूँ, मैं एक एक दुश्मन से बदला लूँगा। चाहे मेरी सांसें चली जाएं, लेकिन आपका खून व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आर्यमन का वादा है। अंकल ने कमज़ोर मुस्कान दी, जैसे उसकी आत्मा को चैन मिल गया हो। जा बेटा, अभी यहाँ से जा। अनमने मन से आंसुओं से भीगी आंखों के साथ आर्यमन वहाँ से उठ खड़ा हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर दिल में आग जल रही थी। बारिश की रात में वो अकेला आगे बढ़ता गया। हर कदम पर उसके मन में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बदला, बदला, बदला। उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे और चेहरा खून और बारिश से भीगा हुआ था। उस रात की कसम उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डार्क ऑब्सेशन बनने वाली थी। बारिश अब तूफान का रूप ले चुकी थी। हर एक बूंद जैसे अंगारों की तरह आर्यमन के शरीर पर गिर रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, कपड़े खून और पानी से तरबतर थे। जख्मों से रिश्ता खून सड़क पर लाल निशान छोड़ रहा था। उसके दिल में बस एक ही चीज़ धधक रही थी, बदला। वो मन ही मन बुदबुदा रहा था, एक एक को ढूंढ निकालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखों का खून सूख सकता है, लेकिन बदले की आग कभी नहीं। यह आर्यमन की कसम है। तभी पीछे से कई गाड़ियों के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उनके हेडलाइट्स बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। आर्यमन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत चारों ओर नज़र दौड़ाई। दूर उसे एक छोटा सा बस स्टैंड नज़र आया। वो बिना देर किए उसकी तरफ भागा। बस स्टैंड पुराना और जर्जर था। टीन की छत से पानी टपक रहा था और नीचे काई जमी हुई थी। वहाँ छुपने की कोई जगह नहीं थी, न ही भीड़ जिसमें वो गुम हो सके। लेकिन तभी उसकी नज़र गई। बस स्टैंड के कोने पर एक लड़की बैठी थी, पूरी तरह भीगी हुई। उसके लंबे काले बाल बारिश से चिपक कर बिखरे पड़े थे। चेहरा फीका, आंखें स्थिर। वो पलक झपकाए बिना सामने देख रही थी, जैसे किसी गहरी सोच या दर्द में खोई हुई हो। आर्यमन उसके पास जाकर खड़ा हो गया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। लड़की को शायद एहसास भी नहीं हुआ कि उसके बिल्कुल पास कोई आ खड़ा हुआ है। साची को अचानक एहसास हुआ, उसके पास कोई खड़ा है। उसने धीरे से अपनी पलकों को उठाया। उसकी नज़र सामने खड़े युवक पर पड़ी। लंबा, चौड़े कंधे वाला, मांसपेशियों से भरा हुआ। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें चमक रही थी और आंखों में अजीब सी आग थी। कुछ पल तक साची बस उसे देखती रह गई, जैसे उसकी सारी इंद्रियां थम गई हों। आर्यमन का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसी क्षण उसने देखा कि गाड़ियों की आवाज़ें और पास आ रही थी। हेडलाइट्स की चमक अब बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी थी।
वक्त बर्बाद करने का सवाल ही नहीं था। अचानक आर्यमन ने साची की कलाई पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। वो उसके बिल्कुल करीब आ गई। साची समझ भी पाती उससे पहले ही आर्यमन ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। एक पागलपन भरा चुंबन। वो बारिश में भीगते हुए उसे अपने सीने से दबोचकर लगातार चूमता रहा। साची स्तब्ध रह गई। उसके भीतर तूफान उठ रहा था, मगर उसने कोई आवाज़ नहीं निकाली। उसकी पलकें बंद हो गई और वो बस आर्यमन के कदमों पर खुद को छोड़ती चली गई। अब वो पूरी तरह आर्यमन की गिरफ्त में थी। तभी गाड़ियां बस स्टैंड के सामने आकर रुकी। दरवाजे खुले और एक आदमी बाहर उतरा। वो इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र अचानक बस स्टैंड पर पड़ी। उसने देखा एक युवक और युवती बारिश में भीगे हुए एक दूसरे में खोए हुए हैं। वो ज़ोर से बोला, भाई, यहाँ तो कोई कपल बैठा है। लगता है ये दोनों प्यार में मशगूल हैं। गाड़ी के अंदर बैठे उसके बॉस ने ठंडी आवाज़ में कहा, कपल हो या कोई और, अगर वो हमारे शिकार को यहाँ से भागते हुए देखे तो पूछना, अगर मुंह न खोले तो गोली मार देना। आर्यमन ने उनके हर शब्द को सुना। उसके होंठ अब भी साची के होंठों पर थे, लेकिन उसने चुंबन तोड़ा नहीं। वो जानता था उसकी ज़रा सी हरकत उसे मौत के मुंह में धकेल सकती है। आदमी पास आकर ज़ोर से बोला, ओए लव बर्ड्स, तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है क्या? आर्यमन ने बिना अपना चेहरा दिखाए बस हल्के से हाथ उठाया और आगे की दिशा की तरफ इशारा कर दिया। आदमी ने उसे गौर से देखा। दोनों को अब भी एक दूसरे की बाहों में भीगा हुआ पाकर उसने हंसते हुए कहा, पागल लोग, इनको दुनिया की कोई खबर नहीं। वो मुड़ा और अपने बॉस के पास जाकर बोला, भाई सच कह रहा हूँ, वो बंदा आगे भागा है। बॉस ने सिर हिलाया और गाड़ियाँ आगे बढ़ गईं। बारिश का शोर फिर से गूंज उठा, लेकिन उस पल में आर्यमन और साची के बीच कुछ ऐसा जुड़ चुका था जो जिंदगी भर उनका पीछा करने वाला था। गाड़ियाँ अब दूर जा चुकी थी। उनके इंजन की गड़गड़ाहट धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। आर्यमन ने साची को अपने सीने से अलग किया, पर जैसे ही उसने उसे देखा उसका दिल दहल उठा। साची का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके होंठ नीले हो रहे थे, सांसें हल्की और टूट टूट कर आ रही थी। ओह गॉड, ये तो बेहोश हो चुकी है, आर्यमन ने घबरा कर कहा। वो तुरंत उसे बस स्टैंड की टूटी बेंच पर बैठा देता है। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। आर्यमन की अपनी चोटों से खून बह रहा था और वही खून साची के सफ़ेद कपड़ों पर छप चुका था। उसने हड़बड़ाकर साची को उठाने की कोशिश की। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। अगर यहाँ पड़ा रहा तो ये मर जाएगी। वो जेब टटोलता है, मगर याद आता है कि उसका फ़ोन तो कार एक्सीडेंट में खो चुका है। उसका चेहरा और गुस्से से तमतमा उठा। तभी उसकी नज़र साची के छोटे से पर्स पर पड़ी। उसने झटपट पर्स खोला। अंदर कुछ नहीं था, न पैसे न कोई पहचान पत्र, बस एक छोटा सा पुराना बटन वाला फ़ोन रखा था। आर्यमन ने राहत की सांस ली। उसने फ़ोन निकाला और तुरंत अपना सिक्योरिटी गार्ड का नंबर मिलाया। कुछ सेकंड बाद कॉल उठी। हेलो सर, आप कहाँ हैं? सब लोग आपको ढूंढ रहे थे। आर्यमन ने भारी सांस लेते हुए कहा, लोकेशन नोट करो, तुरंत गाड़ियाँ लेकर यहाँ पहुँचो और जल्दी। गार्ड ने बस यस सर कहा और लाइन कट गई। कुछ ही देर में काली गाड़ियों का काफिला उस सुनसान बस स्टैंड पर आ पहुंचा। हेडलाइट्स की रोशनी से पूरा इलाका चमक उठा। आर्यमन ने बिना समय गवाए साची को अपनी गोद में उठाया। उसकी पलकों की हलचल अब भी बंद थी। आर्यमन ने मन ही मन सोचा, इस लड़की को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। ये मेरी वजह से खतरे में आई है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। गाड़ियां महलनुमा घर के विशाल दरवाजे पर आकर रुकी। अंदर जाते ही नौकर चाकर भागते हुए आए। आर्यमन ने आदेश दिया, कमरा तैयार करो तुरंत। कुछ ही मिनटों में साची को एक बड़े खूबसूरत कमरे में ले जाया गया। दीवारों पर हल्की रोशनी थी, पर्दे भारी और मुलायम, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी था उसकी जान बचाना। आर्यमन ने नौकरानी की ओर इशारा किया, इसके कपड़े बदल दो, ये पूरी तरह भीग चुकी है। नौकरानी ने सिर झुकाया और तुरंत काम में लग गई। साची को सूखे कपड़े पहनाए गए और उसे मुलायम बिस्तर पर सुला दिया गया। कुछ ही देर में डॉक्टर शालिनी भी पहुंच गई। वो आर्यमन की फैमिली डॉक्टर थीं। शालिनी ने आते ही कहा, आर्यमन, तुम्हें भी इलाज की जरूरत है, इतनी चोटें लगी हैं तुम्हें। आर्यमन ने हाथ उठाकर रोका, मुझे छोड़ो, पहले इसे देखो। उसने साची की ओर इशारा किया।
डॉक्टर शालिनी ने गंभीर नज़रों से उसकी जांच शुरू की। स्टेथोस्कोप लगाकर सांसों की जांच की, ब्लड प्रेशर चेक किया और फिर बोली, घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ बारिश में भीगने और सदमे से बेहोश हुई है। शरीर कमज़ोर हो गया है, दवा और देखभाल से जल्दी ठीक हो जाएगी। आर्यमन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से तनाव धीरे धीरे उतर रहा था। वो बिस्तर के पास खड़ा होकर साची को देखने लगा। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन कहीं गहरी थकान और दर्द भी झलक रहा था। आर्यमन मन ही मन बुदबुदाया, कौन हो तुम और किस दर्द से गुजर रही हो? किस्मत ने आज हमें क्यों मिलाया है? कमरे में हल्की रोशनी थी, बारिश की बूंदों की टपकन अब भी बाहर गूंज रही थी, और इसी सन्नाटे में आर्यमन की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। साची की आंखें धीरे धीरे खुली। इस बार उसके मन में कोई शक नहीं था। पूरा बदन भारी लग रहा था। साची अब उसकी जिम्मेदारी थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी से वापस बिस्तर पर गिर गई। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे पहुंची? उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी। कपड़े बदल चुके थे। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसके भीतर डर समाने लगा। साची ने धीमे धीमे उठने की कोशिश की और डगमगाते कदमों से कमरे से बाहर निकल आई। बाहर का नजारा देखकर उसकी सांस अटक गई। ये कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक महल जैसा विशाल हवेलीनुमा घर। ऊंची छतें, संगमरमर के फर्श और चारों तरफ बेशुमार नौकर चाकर। वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी अनजान सपने में हो। तभी पीछे से एक भारी मगर सधी हुई आवाज आई, तुम्हें आराम की जरूरत है। साची चौंक कर पलटी। सामने वही इंसान खड़ा था, लंबा कद, चौड़े कंधे और चेहरे पर हल्की चोटों के निशान। आर्यमन। उसे देखते ही साची के भीतर रात की वो घटना कौंध गई। बारिश, उसकी नज़दीकी और वो पागलपन भरी किस। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झट से नजरें नीचे झुका ली। आर्यमन उसकी ओर बढ़ा और शांत स्वर में बोला, अब कैसा लग रहा है? तबीयत थोड़ी संभली? साची ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन मेरे कपड़े? आर्यमन ने बीच में ही जवाब दिया, डोंट वरी, वो मेरी मेड ने बदल दिए थे। तुम्हें भीगने की वजह से तेज बुखार हो गया था। साची ने गर्दन झुका दी और धीरे से हूं कहकर हामी भर दी। आर्यमन ने कुछ पल चुप रहकर फिर पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? साची ने हल्की झिझक के साथ जवाब दिया, साची। आर्यमन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। साची, अच्छा नाम है। उसने तुरंत कहा, जाओ, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता तैयार है। तुम्हें कमजोरी है, कुछ खाना जरूरी है। साची ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, नहीं, मैं चलती हूं। पर आर्यमन ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, बिना खाए कहीं नहीं जाओगी। आखिरकार साची को मानना पड़ा। उसने थोड़ा सा खाया और फिर बाहर निकलने लगी। आर्यमन उसे छोड़ने उठा, लेकिन साची ने साफ मना कर दिया और चली गई। कुछ घंटे बाद दिन ढल चुका था। आर्यमन अपने बिजनेस और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़ी बातों में उलझा रहा, लेकिन शाम होते होते उसके मन में बेचैनी होने लगी। उसने कार मोड़ ली और उसी जगह पहुंचा जहां पिछली रात हादसा हुआ था। वहां जाकर उसने अपने अंकल को मौन श्रद्धांजलि दी। फिर वापसी के रास्ते में उसकी नज़र उसी छोटे से बस स्टैंड पर पड़ी। उसने गाड़ी रोकी। उसकी आंखें चौकन्नी हो गई। वहां वही लड़की थी, साची। वो बेंच पर सिकुड़ कर बैठी थी, जैसे कोई मासूम बच्ची। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन पलकों से आंसू रिस रहे थे। चेहरा बेहद मासूम लग रहा था, और वो थक कर वहीं सो गई थी। आर्यमन कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल कसक उठा। ये दिन भर से यहाँ बैठी है, बिना खाए पिए, अकेली। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, हल्के हाथ से उसका कंधा हिलाया। साची, उठो, यहाँ क्यों बैठी हो? साची ने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने फिर वही चेहरा था, आर्यमन। वो थोड़ी सहमी मगर जल्द ही खुद को संभाल लिया। आर्यमन ने सवाल किया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर क्यों नहीं गई? साची चुप रही। उसकी चुप्पी ने आर्यमन को सोच में डाल दिया। फिर अचानक उसे याद आया, साची के पर्स में ना तो पैसे थे, ना कोई सामान। उसके माथे पर गुस्से की शिकन आ गई। मतलब तुम दिन भर भूखी प्यासी यहीं बैठी रही और मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया? धिक्कार है मुझ पर। वो खुद पर गुस्सा करने लगा।
फिर उसने गहरी सांस लेकर सीधा सवाल नहीं किया, बल्कि नरमी से पूछा, कोई परेशानी है? क्यों लग रहा है जैसे तुम कहीं की नहीं हो? साची की आंखों में आंसू भर आए। वो बहुत कोशिश करती रही अपने दर्द को छुपाने की, लेकिन इस बार टूट गई। उसकी टूटी हुई आवाज बाहर निकली, मेरा मेरा कोई घर नहीं है। ये सुनते ही आर्यमन के भीतर आग भड़क उठी। उसकी मुट्ठियां कस गईं, चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने दबे स्वर में कहा, तो मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं तुम्हें उस हालत में ऐसे ही जाने देता। उसके शब्दों में इतना गुस्सा था कि साची कांप गई, लेकिन वो गुस्सा उसके लिए नहीं था, बल्कि उसकी हालत के लिए था। आर्यमन ने खुद को काबू में किया और गंभीर स्वर में कहा, अब बहुत हो गया, मेरे साथ चलो। साची ने हल्की सी गर्दन झुका दी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। आर्यमन ने बिना कुछ और कहे उसका हाथ पकड़ा, कार तक लाया और उसे अपने साथ वापस घर ले आया। इस बार उसके मन में कोई शक नहीं था। साची अब उसकी जिम्मेदारी थी।